हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम उपासना स्थल अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे और भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के ये दृष्टि के करंट अफेयर से है। चलिए तो स्टार्ट करते। उपासना स्थल अधिनियम 1991 हाल ही में चर्चा में रहा उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को संरक्षित रखने वाला उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 निरंतर कानूनी चुनौतियों के बीच विवाद बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद ने अधिनियम की प्रयोज्यता पर बहस को पुनः छेड़ दिया है। प्रमुख बिंदु। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संभल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद एक प्राचीन हर मंदिर हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी। मुगल सम्राट बाबर के अधीन एक सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा लगभग एक वर्ष 1528 में निर्मित इस मस्जिद में गुंबर और मेहराब के साथ विशिष्ट पत्थर की चिनाई की गई थी और जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित अन्य मुस्लिम मस्जिदों से भिन्न था। इसके इतिहास और स्थापत्य के कारण इसके संबद्ध पूर्ण संरचनाओं के समान होने की अटकलें लगाई जा रही है, जिनसे एक संभावित हिंदू मंदिर भी शामिल है। यह वाराणसी, मथुरा और धार में हुए ऐसे ही विवाद से मिलता जुलता है। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की है। न्यायपालिका की भागीदारी। संभल जिला न्यायालय ने दावे की पुष्टि के लिए शांतिपूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि दूसरे सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप हिंसक झड़पें भी देखने को मिले। मस्जिद की कानूनी स्थिति क्या है? शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम परिणाम हिंसक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। शाही जामा मस्जिद और उपासना स्थल अधिनियम 1991 उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 इस विवाद के केंद्र में है कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप, जैसे कि वे 15 अगस्त 1947 को थे, संरक्षित किया जाना चाहिए तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक पहचान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 परिचय। उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित करना तथा धार्मिक संप्रदाय के बीच एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है। इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखते हुए तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। धारा 3 अधिनियम उपासना स्थल अधिनियम 1991 के धारा 3 कहता है कि किसी भी उपासना स्थल को पूर्णतः या आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तन पर रोक लगाती है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक धार्मिक संस्था है पूर्णतः आंशिक रूप से, तो दूसरे एक धार्मिक संस्था से दूसरे धार्मिक संस्था में बदलने पर रोक लगाता है। धारा 4 की क्लॉज 1 कहता है यह अनिवार्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 की स्थिति से अपरिवर्तित रहनी चाहिए, नहीं कि परिवर्तन नहीं रहनी चाहिए। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास निषिद्ध है। धारा 4 की क्लॉज 2 यह विधेयक 15 अगस्त 1947 से पहले किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित सभी चल रही कानूनी कार्यवाही को समाप्त करना तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाला एक नए मामलों को शुरू करने पर रोक लगा दिया गया। धारा 5 अपवाद। अयोध्या विवाद। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, जिसे अधिनियम से छूट दी गई। अयोध्या विवाद के अलावा अधिनियम में निम्नलिखित को भी छूट दी गई। कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और विशेष अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कोई पुरातात्विक स्थल, ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा दिया गया हो या निपटा दिया गया हो। धारा 6 के दंड। अधिनियम में उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 वर्ष तक कारावास और उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर जुर्माना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या। मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपासना स्थल के धार्मिक चरित्रों की जांच की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसी जांच से
चरित्र में कोई बदलाव न हो। मतलब सर्वोच्च न्यायालय बोले 2022 में कि ऐसे भी उपासना स्थल की जांच, चरित्र की जांच किया जा सकता है, लेकिन उसके कोई भी चरित्र का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में चिंता है। न्यायिक समीक्षा को सीमित करना। इस अधिनियम को न्यायिक समीक्षा को सीमित करने तथा विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को संभावित रूप से कमजोर करने की चुनौती दी गई है। पूर्वव्यापी तिथि। इस तिथि इस अधिनियम की 15 अगस्त 1947 की पुनरावलोकन तिथि को मनमाना और असंगत बताया गया है, क्योंकि यह कुछ धार्मिक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। आलोचकों की बात कहे तो यह तिथि उन सभी समुदायों के लिए अनुकूल नहीं जिनके पूजा स्थल इस तिथि के बाद प्रभावित हुआ। सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि। इस अधिनियम से संबंधित विधिक एवं सामाजिक बहस कभी कभी समाज व्यापक सांप्रदायिक मुद्दे से संबंधित होती है। आलोचकों का तर्क है कि इस अधिनियम की चुनौती देने से सांप्रदायिक चुनाव, विशेषकर मस्जिद, मंदिर एवं चर्चा जैसे संवेदनशील स्थलों के संदर्भ में बढ़ने की संभावना है। धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक सद्भाव को बनाए रखते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता प्रकृति की रक्षा करना तथा, लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि यह अनजाने के ऐतिहासिक स्थलों में कुछ धार्मिक समुदाय के दावे को दबाने की अनुमति सकता है, जिससे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचता हो। कानूनी स्पष्टता। कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता। कानून अधिनियम के प्रावधानों की अलग अलग व्याख्या के साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपासना स्थल अधिनियम की प्रयोज्यता पर स्पष्ट और निश्चित दिशा निर्देश करने की अत्यधिक आवश्यकता है। स्थानीय न्यायालय के अतिरेक को रोकना। संवेदनशील धार्मिक मामलों में स्थानीय न्यायालयों को हस्तक्षेप को बढ़ती आवृत्ति अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता सीमाओं की गहन जांच की मांग करती है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया। हाल ही में ऐसे एक धार्मिक संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग स्वरूप पर विचार किया गया। कई लोग द्वारा सांप्रदायिक भावना से प्रेरित मानी गई इन टिप्पणी ने न्यायिक औचित्य और निष्पक्ष पर चिंता उत्पन्न की है। महाभियोग प्रक्रिया। यद्यपि संविधान में महाभियोग का स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यह उस प्रक्रिया से संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत में न्यायाधीशों के लिए महाभियोग प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित रखते हुए न्यायिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। संवैधानिक सुरक्षा उपाय और महाभियोग के आधार। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो अनुच्छेद 218 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। महाभियोग के आधार पर स्पष्ट रूप से सिद्ध कदाचार और अक्षमता तक सीमित न्यायाधीश द्वारा किए गए ऐसे कृत्य या आचरण जो न्यायपालिका के नैतिक और व्यावसायिक मानकों का उल्लंघन करता है, सिद्ध कदाचार कहलाता है। शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने में न्यायाधीश की अक्षमता को प्रदर्शित करता है। महाभियोग प्रक्रिया का चरण। प्रस्ताव की शुरुआत। महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होनी चाहिए। प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले अध्यक्ष या सभापति प्रासंगिक विषय की समीक्षा कर सकते हैं तथा व्यक्तियों को परामर्श कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रस्ताव को उचित विचार विमर्श के बाद खारिज कर दिया गया, इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह प्रक्रिया लापरवाही से या निर्वाचित प्रतिनिधियों के महत्वपूर्ण समर्थन के बिना शुरू नहीं की जा सकती। जांच समिति का गठन। प्रस्ताव स्वीकार होने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय समिति गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं: भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। समिति आरोप की गहनता जांच करते हैं, साक्ष्य एकत्र करती है तथा आरोपों की वैधता निर्धारित करने के लिए गवाहों की जांच करते हैं। समिति की रिपोर्ट और संसदीय बहस। समिति अपने निष्कर्ष सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंपते हैं जहां प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यदि न्यायाधीश कथित कदाचार या अक्षमता का दोषी पाए जाते हैं तो रिपोर्ट पर संसद में बहस होती है। संसद के दोनों सदनों
को विशेष बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी देनी होती है, जिसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से हटाना। एक बार जब प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। नियंत्रण और संतुलन। महाभियोग के लिए समय सीमा। महाभियोग प्रस्ताव को आरंभ करने और अनुमोदित करने से संबंधित कठोर प्रक्रियाओं से इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। विशेषज्ञों द्वारा वस्तुनिष्ठ जांच समिति में न्यायिक तथा विधिक विशेषज्ञों को शामिल करने से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होती है। संसदीय निगरानी। संसद के दोनों सदनों को शामिल करने से इन प्रक्रिया में जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। महाभियोग के प्रयासों के उदाहरण। भारत में महाभियोग के कुछ प्रयास हुए हैं। इनमें न्यायमूर्ति बी रामास्वामी 1993 तथा न्यायमूर्ति सौमित्र सेन 2011 से संबंधित उल्लेखनीय मामले शामिल है। हालांकि इनमें से किसी भी न्यायाधीश को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। ये उदाहरण इस प्रक्रिया की कठोरता एवं जवाबदेहिता बनाए रखने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए न्यायाधीशों के सार्वजनिक वक्तव्यों को विनियमित करने वाले दिशा निर्देश। जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। न्यायाधीश सभी नागरिकों की तरह संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु अधिकृत है। हालांकि यह अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं कार्यालयों की अखंडता को बनाए रखने में क्रम में उचित प्रतिबद्धों के अधीन है। न्यायाधीशों के सार्वजनिक व्यक्तियों में किसी भी वक्तव्यों के किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों या पक्षपात का आभास नहीं होना चाहिए या सुनिश्चित होना चाहिए कि वे अपने न्यायिक पद की गरिमा बनाए रखें। न्यायिक आचार हेतु आंतरिक संरचना। न्यायपालिका के पास ऐसे मामले से निपटने हेतु आंतरिक प्रोटोकॉल जिसमें न्यायाधीशों के सार्वजनिक वक्तव्यों को अनुचित या विवादास्पद माना जा सकता है। न्यायिक संयम पर विशिष्ट दिशा निर्देश। राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करना। न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षपातपूर्ण न समझे जाने के क्रम में राजनीतिक घटनाओं या नीतियों का टिप्पणी करने से बचे। मामलों से पूर्वाग्रहों से बचना। न्यायाधीशों को चल रहे मामलों या विधिक मुद्दों के बारे में ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए उन्हें पूर्वाग्रह या पक्षपात के रूप में समझा जा सकता है। विवादास्पद घटनाओं में भागीदारी न करना। न्यायाधीशों को ऐसी आयोजनों या मंचों में भाग लेने से बचना चाहिए जिसकी उनकी स्वतंत्रता से समझौता होता हो। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। न्यायाधीश PS कर्णन मामले 2017 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने वाले एक न्यायाधीश के सार्वजनिक वक्तव्य से होने वाले नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। दिशा निर्देश के कार्यान्वयन संबंधी चुनौती। संहिताबद्ध नियमों का अभाव। न्यायिक व्यवहार के कुछ पहलू जैसे सार्वजनिक वक्तव्य वैधानिक विनियमों के बजाय नकारात्मक परंपराओं पर निर्भर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ग्रे एरिया। न्यायाधीश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं न्यायिक मर्यादा बनाए रखने के उत्तरदायित्व के बीच संतुलन प्रायः व्यक्तिपरक होता है। विविधतापूर्ण समाज में न्यायपालिका द्वारा निष्पक्ष बनाए रखने के कारण। संवैधानिक मूल्य का पालन करना। संविधान समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को समाहित करता है जो न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शन ढांचा प्रदान करता है। न्यायाधीशों को इन सिद्धांतों की व्याख्या, इनका अनुप्रयोग बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के करना चाहिए। न्यायपालिका में प्रतिनिधि सुनिश्चित करना। समावेशी भर्ती यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीश, जिनमें अल्प प्रतिनिधि वाले समुदाय भी शामिल है, जो न्यायपीठ में नियुक्ति की जाते हैं। लैंगिक संतुलन। कानूनी व्याख्या में लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना। हाशिए पर हुए समुदाय के प्रति जागरूकता। न्यायाधीशों को अल्पसंख्यकों और हाशिए पर मौजूद समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की शिक्षा और संवेदनशीलता। विविधता और समता पर प्रशिक्षित न्यायिक अकादमी को नियमित रूप से संस्कृति, क्षमता, अंतर्निहित पूर्वाग्रह और सामाजिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता पर कार्यक्रम आयोजित करने की चाहिए। ऐतिहासिक असमानताओं के प्रति जागरूकता। न्यायाधीशों को समाज में विद्यमान प्रणालीगत असमानता को समझने चाहिए तथा यह भी समझना चाहिए कि वे
असमानता किस प्रकार व्यक्तियों के न्याय तक पहुंच को प्रभावित करती है। न्यायपालिका में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के संबोधित करना। पूर्व उदाहरण की समीक्षा। न्यायालय को पिछले निर्णय की आलोचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए ताकि उन मामलों की पहचान की जा सके जहां पूर्वाग्रहों ने फैसलों को प्रभावित किया हो। कानूनों की न्यायसंगत व्याख्या। न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून को किस प्रकार लागू किया जाए जिससे समता और न्याय को बढ़ावा मिले, विशेष रूप से वंचित समुदाय के लिए। कमजोर समुदाय की सुरक्षा हेतु सक्रिय उपाय। सामाजिक न्यायपीठ, विशेष पीठ जैसे कि वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित पीठ हाशिए पर मौजूद समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर केंद्रित करता है। विधिक सहायता और निःशुल्क सेवा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता सुनिश्चित करने में समावेशी और निष्पक्ष में वृद्धि होना। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में न्यायपालिका के लिए निष्पक्षता एवं जनता का विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। विवादास्पद आचरण के उदाहरण न्यायिक जवाबदेही को स्वतंत्रता के साथ संतुलन करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। न्यायपालिका की खंडन को बनाए रखने और न्याय एवं असमानता को संरक्षण के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए मजबूत महाभियोग तंत्र, संवैधानिक मूल्य का पालन करने से प्रशिक्षित और समावेशी प्रतिनिधि जैसे प्रक्रिया उपाय आवश्यक है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, खत्म हो गया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं, अगला टॉपिक के बारे में बताएंगे आप लोगों को। चलिए बाय।